10, हेलो मेरे 9, स्टूडेंट, आपका फिर से 8, स्वागत है आपके अपनी चैनल जेके 7, एंड जेस क्लासेस में। 6, आज बात करने वाले हैं 5, रुधिर 4, परिसंचरण तंत्र 3, के बारे में, 2, इसका सामान्य 1, परिचय और इसके बारे में 0. बहुत सारी बातें करेंगे। इससे पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, यानी सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करना आपका हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और ये पार्ट नंबर 1 है। इसमें आपको ब्लड के बारे में, सामान्य परिचय के बारे में बताया जाएगा और किस प्रकार से इसका डिवाइडेशन है इसके बारे में बताया जाएगा और बताया जाएगा आपको ब्लड के बारे में। ठीक है, ब्लड क्या है और ब्लड क्या कार्य करता है इसके बारे में इसमें बताया जाएगा। पार्ट नंबर दूसरे में बताया जाएगा, यानी पार्ट नंबर 2 में आपको बताया जाएगा कि हृदय क्या है और हृदय किस प्रकार अपना ये कार्य करता है, अपना योगदान देता है रक्त के परिसंचरण तंत्र में, यानी हमारे पूरे शरीर में पहुंचाने में। ठीक है, और बताया जाएगा आपको तीसरे पार्ट में कि रुधिर वाहिका क्या होती हैं, रुधिर समूह क्या है, इसके बारे में आगे बात की जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जब भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा अगली वीडियो का। ठीक है, तो अब बात करते हैं, ये सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं और आपको बता दिया है। अब बात करते हैं आगे रक्त के सामान्य परिचय के बारे में। तो रक्त का जो सामान्य परिचय है, यानी रक्त का जो सामान्य परिचय है, तो हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1 दिया है आपका रक्त के सामान्य परिचय में कि मनुष्य में क्या दिया है, मनुष्य में मनुष्य के शरीर के भीतर अनेक पदार्थों के परिवहन के लिए विकसित तंत्र पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। या रुधिर बोल लो या रक्त बोल लो या ब्लड बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में आपको दिखाई दे रहा होगा, दूसरे पॉइंट में दिया है मनुष्य में रुधिर परिसंचरण के लिए रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी इसको शरीर के पूरे भाग में पहुंचाने के लिए एक जाल फैला हुआ रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की जो खोज है वो विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, तो 1628 में की गई थी। कब की गई थी, 1628 में की गई थी, विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। और सर्वप्रथम जो रक्त की परिभाषा यानी रक्त परिसंचरण तंत्र की जो परिभाषा है या व्याख्या है वो किसने की थी, तो विलियम हार्वे के द्वारा ही की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, विलियम हार्वे के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। जो इसका अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो इसको एंजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एंजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। जो रुधिर परिसंचरण तंत्र द्वारा अनेक पदार्थ होते हैं, जैसे नंबर 1 पे आपका आ जाता है ग्लूकोज है, बसीय अम्ल हैं, विटामिन हैं, आदि का परिवहन किया जाता है। जो शरीर में जिस कोशिका को जिसकी जरूरत होती है उस कोशिका उसको अवशोषण कर लेती है। ठीक है, तो इन प्रकार मतलब इनको अपने साथ में ब्लड क्या है, ले जाता है। और वैसे आपको पता है मुख्य कार्य क्या है रक्त का, रक्त का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करना। ठीक है, ये मुख्य कार्य माना जाता है। मनुष्य में कैसा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, रक्त यानी बंद पाया जाता है। कैसा होता है, बंद होता है, यानी ये सिराओं और धमनियों में बहता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, रक्त बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, यानी जिसमें रक्त नलिकाओं में बहता है। किसमें बहता है, नलिकाओं में बहता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगले पॉइंट में दिया है मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दोहरा यानी दोहरा क्यों माना जाता है, क्योंकि इसको जो हृदय होता है अपना, उसमें क्या है, 2 बार अपना हृदय में इधर से उधर रक्त होता है, इसलिए इसको दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डिवाइडेशन के बारे में। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है 3 भागों में बांटा गया है। किस भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हो जाता है आपका ब्लड हो जाता है यानी रुधिर हो जाता है, और रुधिर नलिका हो जाती हैं, और आपका एक हृदय यानी हार्ट हो जाता है। इन 3 भागों में इसको बांटा गया है, 3 भागों में इसको बांटा गया है। अब बात करते हैं
जो 3 भाग हैं इसके, और तो पहला आता है आपका रुधिर आता है, यानी रुधिर, और दूसरा आता है आपकी रुधिर नलिकाएं, और तीसरा आता है हृदय। इसी प्रकार से हम जो ये भाग बांटे गए हैं, नंबर 1 और नंबर 2, यानी नंबर 1 इसके बारे में बात करेंगे आज, और अगले पार्ट में इसका 2 पार्ट बनाएंगे, और हार्ट का 3 पार्ट बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है, कुछ और उसका पार्ट बनेंगे, और उसमें कुछ और भी इंक्लूडेड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे की वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं प्लाज्मा ब्लड के बारे में। तो ब्लड किस किस से मिलके बना होता है? आपको पता है ब्लड किससे मिलके बना होता है? जो ब्लड है अपना, इसमें 55% क्या है, 55% प्लाज्मा पाया जाता है, और रुधिर कणिकाएं होती हैं, दूसरा भाग इसका, जो जो रुधिर कणिकाएं होती हैं उसका 45% होता है। ये लूसेंट की बुक में अलग प्रकार से दिया है, जैसे 60% यानी 60% प्लाज्मा दिया है। क्या दिया है? 60% प्लाज्मा होता है, लूसेंट की बुक में दिया है, और इसमें 40% भाग दिया है। लेकिन ये वाला सही है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये कभी जो क्वेश्चन आए थे वो 55% माना गया है। ठीक है, अब प्लाज्मा का तो जो 55% भाग होता है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन जो ये है आपका रुधिर कणिकाएं, यानी 45% जो भाग होता है, 45%, वो एक होता है आरबीसी होता है इसमें, और डब्ल्यूबीसी होता है, और होती है आपकी प्लेटलेट्स, यानी विमाणु होते हैं। इस प्रकार से ये होते हैं। आगे इसकी डिवाइडेशन में हम बात की करेंगे हम, और ये आपको पता है, बता दिया सामान्य परिचय के बारे में। तो ये सामान्य परिचय हो गया। अब आता है आपका रुधिर नलिकाएं। क्या आती हैं? रुधिर नलिकाएं आती हैं। जो रुधिर नलिकाएं हैं, एक आपकी सिराएं होती हैं, यानी विंस होती हैं, और एक धमनियां होती हैं। सिरा और धमनी, ये दोनों क्या है? नलिकाएं, रुधिर नलिकाएं कहलाती हैं। और इनमें जो रक्त बहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रक्त को बंद पर रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, और हार्ट आपका पता है कि हार्ट का जो मतलब हृदय है, किस प्रकार से रक्त को पंप करता है और हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आज बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड के जो सामान्य पॉइंट दिए हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है आपका ब्लड का। ये ब्लड क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तो जो ब्लड होता है अपना, जो रक्त होता है, वो एक तरल संयोजी ऊतक होता है, और जो पोषक तत्वों का तथा ऑक्सीजन एवं CO2 का परिवहन करता है। यानी जिस कोशिका के लिए हमारे किसी भी पोषक तत्व की जरूरत होती है, तो पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो अपना रक्त करता है। क्या करता है? रक्त करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट क्या है? यह एक क्षारीय द्रव्य होता है। यह इसमें क्या है? ये गलत दे दिया यहाँ पे। तो ये क्षारीय द्रव्य होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, यानी कम क्षारीय होता है, यानी हल्का सा क्षारीय होता है। अगर आपको पता है कि जो अगर पीएच स्केल पर 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक होता है तो वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। और अगर 7 से कम होगा तो वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या है? पीएच स्केल पर नापा जाता है। तो ये क्या है? 7.4 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये कम अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, तो 7.4 होता है इसका पीएच मान। और अगला पॉइंट दिया है आपका। अगला पॉइंट में क्या दिया है? यह शरीर रक्त की मात्रा का केवल 7 से 8% ही भाग होता है। यानी जितना भार हमारे पूरे शरीर का होता है, जैसे 100 kg हमारा भार है किसी का, किसी मनुष्य का, तो 100 का तो बहुत ज्यादा हो जाता है। कोई भी मनुष्य हो तो वो धरती पे बोझ माना जाता है। तो क्या है? अगर अगर 100 है, तो उसमें से 7 यानी 7 kg के, 7 या 8 kg के समथिंग क्या होगा? अपना रक्त का भार होता है। ठीक है, तो 7 से 8% होता है। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट क्या दिया है? स्वस्थ वयस्क मनुष्य होता है, यानी जिसकी उम्र 18 से ऊपर हो चुकी होती है, 20-22, तो उसका जो उसमें रक्त पाया जाता है वो 5 से 7 लीटर तक पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 5 से 7 लीटर तक पाया जाता है। और महिलाओं में 5 से 6 लीटर तक पाया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रुधिर के 2 प्रमुख भाग होते हैं।
नंबर एक, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा होता है, आपको बता दिया है हमने, जो प्लाज्मा कितना होता है, 55% होता है। कितना होता है? 50% प्लाज्मा होता है ये। इसमें एग्जाम की दृष्टि से इसी को माना जाता है। और लूसेंट की बुक में आपको 60% मिलने देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और प्लाज्मा होता है। और दूसरा भाग आपका प्लेटलेट्स और ये रक्त कणिकाएं होती हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। और दूसरा क्या होता है? रुद्राणु यानी ब्लड कार्पल्स होती हैं। तो अगर ये ब्लड रुधिर कणिकाएं होती हैं, वो उनके बारे में, यानी जो 40% रक्त का भाग होता है वो रुधिर कणिकाओं का बना होता है। और 55% भाग अपना प्लाज्मा का बना होता है। अब प्लाज्मा के बारे में बात कर लेते हैं। प्लाज्मा में क्या है? यह हल्का पीले रंग का होता है। क्या होता है? ये हल्के पीले रंग का होता है और एक क्षारीय द्रव्य होता है, जो रुधिर का 55% भाग होता है। प्लाज्मा में 90% यानी 90% जल होता है और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल होते हैं, जैसे प्रोटीन और अन्य जो पदार्थ होते हैं वो मिले रहते हैं। तो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं 10% और 90% यानी 90% अपना जल होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। प्लाज्मा का कार्य पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करना होता है, यानी परिवहन करना होता है। जिस कोशिका के लिए जो उपरोक्त पदार्थ है उसे पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। जब फाइव लड़कों में नहीं, यहाँ पे भी क्या है, गलती हो गई है टाइपिंग में। तो यहाँ पे क्या गलती है? जब रक्त से जब रक्त से फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है, तो क्या होता है? जब फाइब्रोनोजिन प्रोटीन निकाल लिया जाता है, तब जो शेष भाग बचता है उसे हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। यानी प्लाज्मा में से हम फाइब्रोनोजिन प्रोटीन निकाल लेते हैं, तो क्या बचता है अपना? जो शेष भाग बचता है उसे हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम सीरम कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये प्लाज्मा के बारे में बात हो चुकी है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में, जो आपको 40% यानी लूसेंट की बुक के अनुसार 40% होता है और एग्जाम की दृष्टि से 45% होता है। उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, तो ठीक है। इसके बारे में हम बात करने से करते हैं कि रुद्राणु और रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं। तो रुधिर का जो 45% भाग होता है वो रुधिर कणिकाओं का बना होता है। और यह 3 प्रकार की होती हैं। नंबर एक होता है लाल रक्त कणिकाएं। क्या होती हैं? लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उन्हें एंथ्रेसाइट के नाम से जाना जाता है। उन्हें किसके नाम से जाना जाता है? एंथ्रेसाइट के नाम से जाना जाता है। लाल रक्त कणिकाओं को आरबीसी भी कहा जाता है और इन्हें रेड ब्लड कार्पल्स भी कहते हैं। रेड ब्लड कार्पल्स भी कहते हैं। और इसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में होता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। जो पॉइंट दिया, जबकि भ्रूण अवस्था में, तो अगर जो वयस्क मनुष्य है उसका अस्थिमज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में होता है। और जो भ्रूण होता है, जब भ्रूण गर्भावस्था होती है बच्चे की, तो उसमें आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर याद रखना कि अगर जो भ्रूण अवस्था में कहाँ पे होता है, तो यकृत में होता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट दिया है आपका, आरबीसी में श्वसन वर्णक होता है, यानी जो वर्ण माने रक्त को रंगने का काम करता है, या रंग होता है, जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी HE के कारण पाया जाता है, ठीक है। तो श्वसन वर्णक कौन होता है? हीमोग्लोबिन होता है। इसके कारण क्या है? रक्त लाल रंग का होता है। और हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। अधिक पाई जाती है, आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो आयरन टॉनिक वगैरह ये लेते हैं ना, तो सबसे पहले आप आयरन टॉनिक लेते हो, तो आयरन टॉनिक क्यों ली जाती है? रक्त की मात्रा बढ़ाने बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो आरबीसी, जो आपका आरबीसी है, आरबीसी की संख्या पुरुषों में 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर पाई जाती है। कितनी होती है? प्रति घन मिलीमीटर पाई जाती है। दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है अपनी पीडीएफ में, तो माफ करना। महिलाओं में इसकी मात्रा कितनी होती है? तो 40 से 45 लाख प्रति घन मीटर होती है, यानी मिलीमीटर होती है।
तो 40 से 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है महिलाओं में। तो महिलाओं में हर चीज कम पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से क्या है। और अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। मृत आरबीसी का जो अपघटन होता है वो आप कहाँ पे होता है, तो पीलिया में होता है। कहाँ पे होता है? पीलिया में मृत अपघटन होता है। अतः इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कब्रिस्तान कहा जाता है। जो पीलिया है उसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। पीलिया आरबीसी का संग्रहण करता है, अतः इसे आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। तो पीलिया को क्या है? आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। यानी जो स्तनधारी प्राणी होते हैं, यानी जिनके स्तन पाए जाते हैं, उनके क्या है जो रक्त होता है उनमें केंद्र नहीं पाया जाता। ऊंट और लामा का एक अपवाद है, इनमें केंद्र पाया जाता है ये स्तनधारी प्राणी होने के बावजूद भी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। यानी 120 दिन में रक्त अपना मर जाता है और नया रक्त बनने लगता है। तो हर दिन नया रक्त बनता है और हर दिन रक्त की मृत्यु होती है, क्योंकि आज जो रक्त बनेगा वो 120 दिन बाद मर जाएगा और फिर से नया बनेगा। इसी प्रकार से क्या है, हर दिन रक्त की मृत्यु होती है और रक्त हर दिन बनता रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में होता है। ये आपको पहले ही बता दिया है। प्रोटीन प्रोटीन, आयरन, विटामिन और फॉलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। तो अगर आप कभी भी बीमार हो तो आपको आयरन टॉनिक देने की सलाह देते हैं डॉक्टर। तो हमेशा आरबीसी में वो सॉरी जब भी आप कोई सिरप या वगैरह लेने के लिए जाओ, उसमें ये जरूर देख लेना कि फॉलिक एसिड है या नहीं। आयरन टॉनिक में फॉलिक एसिड होना जरूरी है, और सबसे अधिक मात्रा होगी तो वो दवा, जो भी दवाई है आपकी, जो भी सिरप है, वो क्या है आपकी गाढ़ी होगी। और अगर फॉलिक एसिड की मात्रा कम होगी तो वो पतली होगी। तो ठीक है, ये जरूर देख लेना, तो आपको अच्छा मिलेगा। और एक्सटी की सबसे अच्छी मिलती हैं। एक्सटी में ये सब फॉलिक एसिड काफी मात्रा में पाया जाता है, जो एक्सटी नामक दवाई आती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रुधिर श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में। तो ये कैसी हो गई? लाल रक्त कणिकाएं हो गई। अब बात कर लेते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में, जिन्हें हम डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं, यानी व्हाइट ब्लड कार्पल्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। किसके नाम से? व्हाइट ब्लड कार्पल्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। और ल्यूकोसाइट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। किस नाम से? तो ल्यूकोसाइट के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। इनको ल्यूकोसाइट कहा जाता है और उनको एंथ्रोसाइट कहा जाता है। इनको ल्यूकोसाइट और उनको एंथ्रोसाइट कहा जाता है, यानी श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके पॉइंट के बारे में। जो पॉइंट दिया है आपका, यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती हैं। जो इनका मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में जो रोगों से रक्षा करना इनका मुख्य कार्य हो जाता है। यानी रोगों से लड़ने में जो तंत्र होता है अपना, उसको अच्छी तरीके से विकसित और सुरक्षित बनाए रखती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, और मनुष्य में डब्ल्यूबीसी की संख्या 5,000 से 9,000 तक होती है। कितनी होती है? 5,000 से 9,000 तक होती है। अब बात कर लेते हैं अगले फैक्टर के बारे में। औसत इनका जीवन जो काल होता है, वो औसत जीवन काल होता है 8 से 12 दिन का होता है। कितना होता है? 8 से 12 दिन का होता है। और ये अगला जो फैक्ट है आपका, इनका औसत जीवन काल कितना हो गया? 8 से 12 हो गया। और उन जो लाल रक्त कणिकाएं थी उनका कितना होता है? 120 दिन का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। जो अगला पॉइंट दिया है आपका, HIV संक्रमण वह टाइफाइड रोग होता है। जो HIV रोग है आपका, HIV रोग आपका, और जो टाइफाइड रोग है, वो डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होती है? घट जाती है। जब ये दोनों रोग होते हैं तो डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होती है? घट जाती है। और इसमें एक और बात मुख्य है, इसमें केंद्र होता है। लाल रक्त कणिकाओं में केंद्र नहीं होता है, और इनमें क्या है? केंद्र होता है। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। जो अगला पॉइंट दिया है आपका, अगले पॉइंट में दिया है डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिलिस का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूट्रोफिलिस का बना होता है। ठीक है, अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसमें एक नोट्स दिया है। जो आपका रक्त कैंसर होता है,
जो रक्त कैंसर होता है आपका, रक्त कैंसर क्यों होता है, यानी इसको रक्त कैंसर को ल्यूकीमिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकीमिया के नाम से जाना जाता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होती है इसमें? बढ़ जाती है। तो घटने से भी क्या है, एक रोग होते हैं, और बढ़ने से भी क्या होते हैं, रोग होते हैं। तो इसमें डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है अनियंत्रित बढ़ जाती है। इसके कारण क्या है, हमें ल्यूकीमिया यानी रक्त कैंसर हो जाता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं तीसरा पार्ट था अपना, तीसरे पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यानी तीसरे जो था प्लेटलेट्स, यानी दो के बारे में हम बात कर चुके हैं, लाल रक्त कणिकाओं के बारे में और व्हाइट रक्त कणिकाएं यानी श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स हैं जो अपनी, वो उनको किन किन नाम से जाना जाता है? तो रुद्र बिम्बाणुओं के नाम से भी जाना जाता है, रुद्र बिम्बाणुओं के नाम से भी जाना जाता है, और थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो प्लेटलेट्स को रुद्र कणिकाएं या प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। यह केवल स्तनधारी प्राणियों के रक्त में ही पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? तो ये रक्त केवल ये स्तनधारी प्राणियों के रक्त में ही पाई जाती हैं प्लेटलेट्स। अगर स्तनधारी प्राणी नहीं है तो ये प्लेटलेट्स नहीं पाई जाएंगी, या रुधिर बिम्बाणु नहीं पाए जाएंगे, और थ्रोम्बोसाइट नहीं पाई जाएंगी। ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट और रुधिर बिम्बाणु या प्लेटलेट्स एक ही बात होती है। ठीक है। इनका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाना होता है। जब हम कभी कट जाते हैं तो रक्त का थोड़ी देर बाद थक्का जमने लगता है, जिससे क्या है, हमारा रक्त बंद हो जाता है। अगर किसी का रक्त का थक्का नहीं बनेगा, जमेगा, तो वो उसका रक्त निकलने लगेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। आपको पता है रक्त का थक्का कौन सी विटामिन जमाती है? तो बी जमाती, वो सॉरी के जमाती है। कौन सी? के विटामिन के द्वारा रक्त का थक्का बनता है। ठीक है। के विटामिन के द्वारा रक्त का थक्का बनता है। तो इनका मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना होता है। अब बात करते हैं, इनकी संख्या 2 से 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। यानी जो रक्त कण का जो प्लेटलेट्स हैं, इनकी क्या होता है, 2 से 4 लाख घन प्रति मिलीमीटर होती है। तो कीवी फल खाने को कहा जाता है। जब प्लेटलेट्स घट जाती हैं तो कीवी फल खाने को कहा जाता है ना। तो ये, और जो आपका व्हाइट रसगुल्ला आता है, यानी सफेद रसगुल्ला आता है, उसको भी खाने के लिए कहा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले फंड के बारे में। जो अगला फंड दिया है, इसका जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। इनकी मृत्यु 2 से 5 दिन में हो जाती है, और 2 से 5 दिन में इनकी मृत्यु होने पर इनमें कमी देखने को मिलती है। तो ठीक है, हमेशा ये घटती बढ़ती रहती है, तो जल्द मतलब अपनी इनको बनाए रखने के लिए हमें अच्छा भोजन करना चाहिए। और इसकी मृत्यु भी कहाँ पे होती है? तो पीलिया में होती है। कहाँ पे होती है? स्प्लीन यानी पीलिया में होती है। इसमें केंद्र नहीं होता है। इसमें क्या है? केंद्र नहीं होता है। इसमें केंद्र नहीं होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इसका भी निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थिमज्जा में होता है। और लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थिमज्जा में होता है। और आपको ये भी पता है कि अगर भ्रूण अवस्था में तो कहाँ पे होता है? आपका यकृत में होता है। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो ए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है। तो वो क्या होता है? ये एक मुख्य इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। जो आरबीसी होती है और डब्ल्यूबीसी होती है, उसका अनुपात क्या होता है? जैसे 600 आरबीसी होंगी तो आपकी डब्ल्यूबीसी कितनी होगी? 1 होगी। यानी 600:1 में इसका अनुपात पाया जाता है। ठीक है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे रुधिर के प्रकार के बारे में, और रुधिर से कुछ और में इम्पोर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। और आपका हार्ट भी क्या है, अगले उसमें देखने को मिलेगा पार्ट में। तो जब तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगली वीडियो का, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।